तो अब तक हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं इस सीरीज़ के, जिसमें भारतीय संविधान के हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 पार्ट में पहले 1 से 10 और फिर 11 से 20 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 21 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन और उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 21 नंबर का, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो ये तो सिंपली 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP, MLA, सरपंच जो भी संवैधानिक पद है उसकी लगभग 5 वर्ष की होती है। एक राज्यसभा के जो MP होते हैं, राज्यसभा के सांसद, उनकी जो कार्य अवधि है वो 6 साल होती है और उनमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और वो कभी रिजोल्व नहीं होता है, वो सदन उसमें चलता ही रहता है, वो कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा की कार्य अवधि की कोई सीमा नहीं होती और उसके सदस्यों की 6 साल होती है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी 5 साल होती है और लोकसभा की भी 5 साल ही होती है। और ये कार्यकाल की अवधि राष्ट्रपति की किन अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट है। 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान और फिर आगे इनसे संबंधित है 61-62 तक। बाद में इनकी शक्तियों के बारे में, वित्तीय, कार्यकारी, आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी आगे है, बट मेनली जो स्टार्ट होता है वो 52 से होता है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 56 जो है, इसमें कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष बताई गई है। अब इसकी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक ट्रिक है मेरे पास, तो वो मैं बताता हूँ, जिससे मैं तो कभी नहीं भूला, शायद आप भी नहीं भूलो उससे। ट्रिक है पक्का चुनीर का पुनः योग, शर्ते शपथ महाभियोग। इसमें पैसे पद का प्रावधान, फिर कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में है, पद का प्रावधान 52 में है, और फिर 54 में है चुनाव, और 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, उसमें सदस्य दिए हुए हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसकी इन डिटेल जानकारी दी हुई है। और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, और 56 में कार्यकाल का, और फिर पुनः से हो जाएगा पुनः निर्वाचन है अनुच्छेद 57 में, और 58 में है योग्यताएं, और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो, 60 में है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अन्य जो भी होते हैं MP, MLA जो भी है, राष्ट्रपति के अलावा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूचित 3 में दिया हुआ है, जबकि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। और फिर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में है। तो ये हो गए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, यानी इलेक्शन का मेथड कौन सा होता है? तो इसमें होता है आनुपातिक, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। तो ये सारे हो जाएंगे, और वो गुप्त मतदान और याद रखना आप। यानी इसमें अगर आप MLA MP वोट डालते हैं तो वो पता नहीं चलता है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, अभी जब इनका निर्वाचन हुआ तो इसमें ये भाजपा से समर्थित उम्मीदवार थी और इनके सामने यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार थे। परंतु अगर विपक्षी पार्टियों के किसी सदस्य ने, MP MLA ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट डाला है तो वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये गुप्त मतदान प्रणाली है, और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है जब जनता डायरेक्ट वोट डालती है, जबकि राष्ट्रपति के मतदान में जनता डायरेक्ट वोट डाल नहीं सकती, इसमें MP MLA वोट डालते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्यसभा के 233 सदस्य निर्वाचित और 12 जो मनोनीत है वो वोट नहीं डालते, और लोकसभा के जो 543 निर्वाचित सदस्य और सभी 28 राज्यों के विधानसभाओं के और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। अनुच्छेद 54 में ये बात लिखी हुई है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और अनुच्छेद 55 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान नहीं करके उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा वोट डाला जाता है, और उनके भी वोट का एक मूल्य नहीं होता है, वो जनसंख्या के हिसाब से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA के आधार पे उनका वोट मूल्य निकाला जाता है। और फिर जैसे निश्चित कोटा होता है उसका, एक MLA का मत मूल्य निकालना है तो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इंटू 1/1000,
इनसे जो भी निकलेगा वो मतमूल्य होगा। इसमें जनसंख्या जो है 1971 की कंसिडर की गई है, जिसमें इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य के एमएलए का मतमूल्य निकलता है तो यूपी का होता है 208 मतमूल्य। सबसे कम है सिक्किम का, उसका एक एमएलए का मतमूल्य होता है 7, और राजस्थान का 129 माना गया है। अगर सांसद हो, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसका मतमूल्य होता है 708। तो इस फॉर्मूले से मतमूल्य निकाला जाता है और निश्चित कोटा राष्ट्रपति को प्राप्त करना होता है। उसमें भी कुल डाले गए वैध मत बटा उम्मीदवारों की संख्या +1, इतना जिसको मिल जाएगा उसमें +1 करके ये जिसको मिलेगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। तो यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये निर्विरोध चुने गए थे। सब में चुनाव हुए हैं, बट नीलम संजीवा रेड्डी का जब इलेक्शन हुआ था उसमें सामने कोई खड़ा नहीं था, तो ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। हालांकि 1969 में जब चुनाव हुए थे तो ये खड़े थे चुनाव में और उनके सामने वीवी गिरी खड़े थे। वीवी गिरी जीत गए थे और नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे। उसके बाद 74 में चुनाव हुए थे तो फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी 2 साल के अंदर ही डेथ हो गई। तो 1977 में वापस जब चुनाव हुए, 1976 में वापस चुनाव हुए, तो नीलम संजीवा रेड्डी सभी पार्टियों के एक ही प्रत्याशी थे, तो इनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 1947 से 1962 तक। 1947 से 52 तक मनोनीत रहे, फिर 52 में इनका चुनाव हो गया और 62 तक ये बने रहे 10 साल तक। फिर 62 से 67 तक रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद 67 से 69 के बीच में जाकिर हुसैन जी रहे, जो कि पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1969 में वापस चुनाव हुए थे। उसमें वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे और इनके सामने नीलम संजीवा रेड्डी खड़े थे, ये हार गए थे। इनके बाद 1974 में वापस चुनाव हुए, उसमें फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने तीसरे आपातकाल की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 1976 में इनकी डेथ के बाद नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं, ये पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि जैसे 2 साल बाद में ही अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है या फिर डेथ हो गई है तो उनके बाद 3 साल के लिए चुनाव नहीं होगा, पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो 76 में चुनाव हुआ तो 81 तक राष्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह बने, जो कि 86 तक रहे। ये पॉकेट वीटो के लिए एक डाक विधेयक था राजीव गांधी की सरकार का, उस पर पॉकेट वीटो किया था ज्ञानी जेल सिंह जी ने, तो इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। फिर अगले राष्ट्रपति बने थे वेंकटरमन, इनके बाद शंकर दयाल शर्मा जी, फिर KR नारायण जी, फिर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। फिर पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, 2012 से 2017 प्रणब मुखर्जी, और उनके बाद रामनाथ कोविंद जी 17 से 22, और 22 में इलेक्शन हुआ उसमें द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, जो कि अभी तक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये बिल पेश किया जा सकता है महाभियोग, और महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा ये बिल लाया जा सकता है महाभियोग का। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर, इंडियन आर्म फोर्सेज होती है, उसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। हालांकि इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अब सेनाओं में एक पद और आ गया CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, पर इनके भी ऊपर अगर कोई प्रमुख होता है तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, शायद 1 से 10 तक का हम कर रहे थे उसमें। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये होती है राष्ट्रपति में। उसमें मैंने बताया था संघ के या केंद्र के जितने भी कानून है वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे, और राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, क्योंकि राज्य के जो भी कानून है वो राज्यपाल के नाम से जारी होंगे और केंद्र के जो भी कानून है वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे। तो इसमें अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों में लिखा भी हुआ है कार्यकारी शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी संघ की। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे। इसमें ये प्रोविज़न नहीं है कि निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते, इसमें सभी वोट डालेंगे। 245 राज्यसभा के प्लस
543 जो है वो लोकसभा के, ये सारे सदस्य वोट डालेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रावधान है कि उसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे, केवल 233 है राज्यसभा के जो निर्वाचित है वही वोट डालते थे, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मनोनीत और दोनों डालते हैं। और ये अनुच्छेद 66(1) के तहत प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य ये शामिल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में है अनुच्छेद 54 में यह प्रावधान है कि मनोनीत सदस्य होते हैं जो 12 वो वोट नहीं डालेंगे, केवल 233 जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं वो ही वोट डालेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, और ये 12 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति करता है ये अनुच्छेद 80 के तहत करता है। अनुच्छेद 80 ये एक संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है, इनकी ट्रिक है सरला। सरला मतलब से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो ये 79, 80, 81 ये तीनों अनुच्छेद में संसद का है पहले उल्लेख, 79 में, 80 में है राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। तो अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे राज्यसभा में। हालांकि पहले 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, पर अब वो प्रावधान हटा दिया गया है संविधान संशोधन 104 के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करेंगे, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे। और राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 हो सकते हैं, जिसमें अभी 245 है, जिसमें 12 मनोनीत है और 233 निर्वाचित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। अपर हाउस होता है राज्यसभा और लोअर हाउस होता है लोकसभा। तो अपर हाउस राज्यसभा ऊपरी सदन, और निम्न हाउस जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर किनके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। याद रखना प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, जनता MP चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनेंगे और उन्हीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, इसमें भी एक रूल है कि जो सबसे बड़ा दल होगा और जिसके पास बहुमत होगा या गठबंधन का जो नेता होगा उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे और राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।